वीडियो शुरू होती है और हम एक प्लेनेट को देखते हैं जिसका नाम वाइल्ड स्टोर है और फिर इस पर फॉरबिडन लैंड के नाम से एक जगह का दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेहोश पड़ी क्लैडी को होश आ जाता है और वो ब्रदर कहकर उठ खड़ी होती है और इधर उधर देखने लगती है, आखिर मैं कहाँ हूँ। फिर वहाँ पड़ी चैनमू की फोटो को देखती है और अपने लॉकेट वहाँ से उठाकर जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि बॉक्सर और चैनमू वापस आ जाते हैं और अपनी बाइक से नीचे उतरते हैं। चैनमू कहते हैं मुझे वॉशरूम जाना है और वहाँ से चला जाता है और बॉक्सर काम करने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि चैनमू पीछे से कोई तलवार रखकर हैंड्स अप करने को कहता है। ये कोई और नहीं बल्कि क्लैटी है, यानी कि प्रिंसेस होती है। मगर कमांडर और रोबोट वहाँ से आकर कहते हैं कि चैनमू को जाने दो। मगर क्लैटी इस पर कैंगफू का एक मूव आजमा कर उसे बेहोश करती है और कमांडर उस पर फायरिंग करने लगता है, मगर क्लैटी अपनी तलवार से वो तमाम वार रोक लेती है। फायरिंग की आवाज सुनकर बॉक्सर भागा आता है और वो सब मिलकर उस पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, मगर क्लैटी उनको बंदी बना लेती है। फिर क्लैटी इनमें से कमांडर से पूछती है कि तुम लोगों ने मुझ पर क्यों हमला किया और मैं यहाँ कैसे आई। कमांडर कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और ना ही तुम्हें चैनमू को कोई नुकसान होने दूंगा। कमांडर के सर पर हाथ रखकर क्लैटी उसकी मेमोरी को पढ़ने लगती है, मगर कुछ खास मालूम ना होने पर भी रोबोट की मेमोरी को देखती है जहां पर सिर्फ वीडियो गेम के ख्याल थे। फिर बॉक्सर की मेमोरी से मालूम करने के लिए उस पर अपनी पावर इस्तेमाल करती है, मगर वहां तो बस बॉक्सिंग ही बॉक्सिंग भरी पड़ी थी। अचानक उसे बॉक्सर के गले में पहना लॉकेट देखकर पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहां से आया है, ये तो मेरे भाई का है। और कुछ ना बताने पर बॉक्सर को एक पंच मारती है। ये देखकर चैनमू चिल्लाकर कहता है कि क्यों हमें बांधा है, चाहती क्या हो तुम आखिर। क्लैटी पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है, मगर जवाब न मिलने पर क्लैटी अपने पास मौजूद लॉकेट से अपने भाई से जुड़ी मेमोरी को रिकैप में जाकर देखने लगती है, मगर कुछ खास मालूम नहीं होता और वो रिकैप खत्म हो जाती है। चैनमू कहते हैं कि फिक्र न करो, मैं तुम्हें बताता हूँ और इसे एक कहानी सुनाने लगता है कि एक दफा का जिक्र है, एक पहाड़ था, उसके अंदर एक टेम्पल, और फिर कहता है कि तुम बहुत प्यारी हो, प्लीज हमें छोड़ दो। बॉक्सर कहता है इधर जान पर बनी है और इसे अभी भी फ्लर्ट सूझ रहा है। क्लैटी कहती है बातें ना बनाओ, मुझे ये बताओ जो मैंने पूछा है। चैनमू कहता है इत्तेफाक से मुझे नहीं मालूम। इतने में क्लैटी को गुस्सा आता है और वो चैनमू को एक जोरदार किक मारती है जिससे वो गिर जाता है। इधर वो आगे आकर चैनमू को देखता है, फिर क्लैटी से कहता है और मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ। फिर वो उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें चैनमू बेहोशी की हालत में भी पूरा टाइम उसके साथ होता है, उसका ख्याल रखता है। वो कहता है कि तुम लड़की नहीं, एक एहसान फरामोश मॉन्स्टर हो जिसका खून सफेद हो चुका है, जिसने तुम्हारी देखभाल की, ख्याल रखा, तुम ही ने बेरहमी से मार रही हो। और ये कहकर वो चैनमू को कहने लगता है कि उठो, क्या तुम ठीक हो, चैनमू होश में आओ। इतने में क्लैटी इन मेमोरीज को देख रही होती है कि अचानक से एक टावर नजर आता है। वो कहती है कि ब्लैक क्रिस्टल टावर, क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ है। वो हाँ में सर हिलाता है तो क्लैटी उसे कहती है कि मुझे वहाँ लेकर चलो, और अपनी पावर से वो को कंट्रोल करके साथ ले जाती है। और बॉक्सर पीछे से चिल्लाता रह जाता है कि वो को छोड़ दो। आगे हम देखते हैं कि ड्यूरन की स्पेसशिप इस प्लेनेट यानी कि वाइल्ड स्टार पर लैंड करती है और जेरी वहां पर अपनी एनर्जी से एक एनालाइजर तैयार करती है जिससे उसे मालूम होते हैं कि यहाँ कुछ अननोन ताकतें भी हैं। अब हमारे पास कुछ इन्फो है, मगर ये अभी भी नेक्स्ट किए जाने वाले एक्शन प्लान के लिए ये मालूमात ना काफी है। और फिर वो कमांडर को बताती है कि ये एपोक्लाइव्स बहुत ताकतवर है, मगर इतना ही खतरनाक भी है। हमें हर दम किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। फिर हम कमांडर को उसके पीछे गार्ड्स के साथ देखते हैं जो कि अब स्पेसशिप से बाहर आ चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैनमू और बाकी सब छूटकर इस रूम से बाहर आ जाते हैं और चैनमू चिल्लाता है कि वो और मेरी कार को चुरा कर ले गई। बॉक्सर पूछता है कि अब आगे क्या करे। चैनमू कहती है कि वो मेरी कार और वो को सिटी के बाहर एरिया में लेकर गई है, हम अभी भी इसको पकड़ सकते हैं। कमांडर कहता है कि कैसे पकड़ लेंगे, हम तुम्हारी कार तो चोरी हो चुकी है। चैनमू बात काट कर कहता है लेकिन मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता हूँ। फिर वो एक कार पर से कपड़ा हटाता है। बॉक्सर पूछता है कि तुमने ये कहाँ से ली, मगर चैनमू कहता है अभी ये जानना इतना अहम नहीं कि मैंने ये कहाँ से ली, चलो वो को ढूंढते हैं, और गाड़ी पर बैठकर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ रास्ते में क्लैटी पर एक मॉन्स्टर हमला करता है और वो ठोकर खाकर गाड़ी से नीचे गिर जाती है,
मगर फिर उठकर मॉन्स्टर से फाइट करती है और अपने लॉकेट को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पेशल ताकत से उस मॉन्स्टर को मार गिराया और आगे जाकर टावर के पास लॉकेट की मदद से उस ब्लैक क्रिस्टल टावर को खोज निकालती है। उधर दूसरी तरफ चैनमू अपनी बाइक से उतरता है और खाई से नीचे झांक कर देखता है और फिर बॉक्सर कहते हैं यहाँ तो बहुत ज्यादा स्मोक है, हमें संभल कर आगे का रास्ता तय करना होगा। फिर चैनमू कहते हैं ये टाइम है कुछ स्पेशल टूल्स को इस्तेमाल करने का और ये टूल्स मैं हमेशा साथ लेकर चलता हूँ और यही अब हमें आगे सिचुएशन बताएंगे, हमारी हेल्प करेंगे। फिर वो एक गैजेट को नीचे खाई में भेजता है और खुद टैब से उसके कवर की जाने वाली फुटेज को मॉनिटर करने लगता है। बॉक्सर पूछता है तो क्या हम पहले एयरपोर्ट जाएंगे, मगर टैब पर कुछ देखकर चैनमू कहता है कि छोड़ो ये सब, हमें अब नीचे कूदना होगा, लिहाजा देर न करो, जल्दी चलो, मैं लीड करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ। और ये कहते हुए उस गहरी खाई में एकदम कूद जाता है। इसे इस तरह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बॉक्सर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद सब एक एक करके उस खाई में कूद जाते हैं। बॉक्सर कहता है आई एम नॉट अफ्रेड और खुद को हौसला देते हुए भी वो कूद जाता है और वो सब एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बॉक्सर कहते हैं क्या ये स्टिल वाइल्ड लैंड है या फिर मेरी आंखों को धोखा है। वो उठकर इस अजीब सी जगह का जायजा लेने लगता है। फिर चैनमू कहता है कि जल्दी करो, यहाँ मुझे वो के कुछ ट्रेसेस मिल रहे हैं और संभल के रहना, यहाँ एक इकोसिस्टम बाहर से मुख्तलिफ है। इधर दूसरी तरफ क्लैटी वहाँ कुछ पावर्स की मदद से वहाँ पर मौजूद सेल्स को जगाती है और इनको कहती है कि मेरे लिए कार्लिना को अभी फ्रैग करो, मगर वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, कहकर तुम्हारी परमिशन काफी नहीं है इस काम को करवाने के लिए। फिर जब लॉकेट को क्लैटी वहाँ रखती है तो फौरन से परमिशन एक्सेप्ट हो जाती है और वो सेल्स यानी मशीन बताती है कि 14 जगहों पर लॉर्ड कार्लिना के लिए ट्रेसेस मिले हैं। फिर क्लैटी पूछती है कि अब वो कहाँ है। मशीन कुछ सर्च करने लगती है और फिर सॉरी कहकर बताता है कि आपकी लोकेशन का मुझे मालूम नहीं, जबकि उसकी लास्ट ट्रेस होने वाली लोकेशन हाईलाइट ऑफ डस्क है। यहाँ पर क्लैटी अपने भाई को याद करते हुए ख्यालों में खो जाती है। फिर वो इस मशीन से कहती है कि ग्लोबल ब्लैक क्रिस्टल टावर को एक्टिवेट करो। फिर वो लॉकेट से उसको परमिशन देती है। अचानक हम देखते हैं कि इस टावर से एकदम रेड रेजेस निकलती है और क्लैटी कहती है कि ब्रदर आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि पूरे प्लेनेट से रेजेस निकलने लग जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि चैनमू और उसके साथी चलते चलते टावर की तरफ आ रहे होते हैं, मगर ठंड की वजह से उनके कदम जम रहे होते हैं। अचानक बॉक्सर कुछ देखकर एक्साइटमेंट से कहता है वो क्या चीज है, और ये वही मॉन्स्टर होता है जिसे क्लैटी ने मारा होता है। बॉक्सर हैरानी से कहता है कि क्या इस लड़की ने मारा है, ये तो कितना ह्यूज है, इसके लिए अकेले कैसे इसे मारा होगा, हाउ। और फिर इस मॉन्स्टर को इधर उधर से हाथ लगाकर देखने लगता है। उधर कमांडर कहता है कि वो एक थ्रॉन है, उसकी फाइटिंग कैपेसिटी को कम न समझो, मगर चैनमू कहता है कि आखिर हम उसके साथ कैसे डील करेंगे। और फिर सोचते हुए उस मॉन्स्टर को देखने लगते हैं। फिर चैनमू कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी तरफ क्लैटी उस वो रोबोट से पूछती है कि भाई की आखिरी लोकेशन पर पहुंचने के लिए इंसानी तरीके से कितना टाइम लगेगा। फिर वो आगे बढ़कर स्कैनिंग करता है और उसे बताता है कि पैदल 360 दिन लगेंगे, बाइक पर यानी बाय रोड 225 दिन के करीब, और अगर उड़कर जाएंगे तो हम 20 दिन में पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। यहाँ अचानक क्लैटी को याद आता है कि जब वो होश में आई थी तो उसके रूम में एयरप्लेन की पिक्स देखी थी। फिर उसे एक सिग्नल मिलता है। वो पूछती है कि भाई क्या ये आप है, मगर वो तो कमांडर होता है जो कि क्लैटी से कहता है कि आप यहाँ इस वाइल्ड लैंड पर क्या कर रही हैं, ये बहुत खतरनाक जगह है, हम कितने दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं। तो प्रिंसेस कहती है मैं यहाँ अपने भाई की तलाश में आई हूँ, जिस पर वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं आपके पास आपकी मदद और देखभाल के लिए कुछ गार्ड भेज रहा हूँ। क्लैटी तंजिया अंदाज में कहती है हिफाजत के लिए या फिर मुझे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि भागने के जुर्म में तो मुझे यही सजा मिली है ताकि मैं जहाँ भी नजर आऊँ मुझे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। मगर तुम गलत फहमी का शिकार हो, मैं अपने भाई को ढूंढे बिना कहीं नहीं जाने वाली और ना ही तुम मुझे पकड़ सकते हो। जब तक मेरा भाई सही सलामत मुझे मिल नहीं जाता, यकीनन वो किसी परेशानी में है, लेकिन मैं उसे महफूज करके अपने साथ लेकर आऊंगी। कमांडर कहता है आपका भाई लापता नहीं है, वो धोखाबाज है, धोखा देकर घर से गायब हुआ है। एक मुजरिम की तरह वो सारे इलाके पर कब्जा करना चाहता था, नाकाम होने की वजह से गिरफ्तार न हो जाए इसलिए वहाँ से चला गया और शायद यहाँ इस अनजान जगह पर आकर छुपा हो। वो एक धोखेबाज है। क्लैटी कहती है तुम गलत हो, मेरा भाई ऐसा नहीं है, उसने किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे अफसोस है
कि तुम सब ये भूल रहे हो, जबकि मेरा भाई तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, बहुत अहमियत देता था। खैर, कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, मैं अपने भाई को ढूंढ कर रहूंगी और ये साबित करूंगी कि वो बेगुनाह है और तुम सब गलत हो। और फिर वो सिग्नल्स को डिस्कनेक्ट कर देती है। इतने में हम देखते हैं चैनमू वहाँ टावर के पास पहुँच चुका होता है और वोवो को देखकर जोर जोर से पुकारने लगता है। जैसे ही वो उसकी आवाज सुनता है तो टावर से बाहर आकर चैनमू की तरफ जाने लगता है, मगर इतने में क्लैटी भी टावर से बाहर आकर वोवो को अपने जादू से कंट्रोल करके नीचे चैनमू के पास जाने से रोक देती है। यहाँ चैनमू परेशान हो जाता है, मगर फिर उसे एक तरकीब सूझती है कि कैसे क्लैटी को कंट्रोल किया जाए। फिर बॉक्सर और बाकी सबसे सरगोशी जैसे कहता है कि इस लड़की को हम ताकत से नहीं हिरा सकते, ये एक थ्रोन है, हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, हमें इसे दिमाग से हराना होगा। फिर चैनमू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने इसे साथ रखा तो भी कोई परवाह नहीं, ये तो सिर्फ एक रोबोट है, मैं ऐसा और बना लूंगा, मैंने ऐसे पहले भी कई मर्तबा बिल्ड किए हैं, इसे बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मगर तुम इसके बिना नहीं रह सकती, तुम्हें कदम कदम पर इसकी मदद चाहिए होगी, तुम रख लो वोवो को, मगर इसकी कीमत अदा कर दो मुझे। क्लैटी हैरान होकर कहती है, क्या मनी? फिर चैनमू इसे मजीद भड़काता है ये कहकर कि क्या दुनिया में कहीं लंच भी फ्री मिला है? क्या तुम थ्रोन सिर्फ चोरी चकारी करना जानते हो? ये तो गैर इखलाकी हरकत है और मैंने सुना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा इखलाक तो थ्रोन्स के पास होता है। उसकी हरकत से तो ये जाहिर होता है कि थ्रोन्स बददिमाग है और गैर जिम्मेदार है और अपने फायदे के लिए चोरी चकारी करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सुनकर क्लैटी भड़क जाती है और गुस्से से देखती है कि इन सब को, मगर बॉक्सर मजीद बोलता है कि ये क्रोल भी होते हैं और तुम थ्रोन अब चौड़े मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकते, बुज़दिल होते हैं ये थ्रोन्स, और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब क्लैटी गुस्से से आग बगोला होकर जैसे ही इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, कमांडर जल्दी से एक गैजेट का बटन दबाता है और कुछ रेज निकलती हैं, जिन रेज की वजह से क्लैटी एकदम जमीन पर गिर जाती है। उधर बॉक्सर हंसने लगता है कि आखिरकार तुम पंजे में आ ही गई और नाचने लगता है। वो जल्दी से चैनमू के पास आता है। चैनमू उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें सेल नहीं कर रहा, तुम मेरे हो, मेरी क्रिएशन में। बस क्लैटी से झूठ बोला ताकि इसे जाल में फंसा सकूं और तुम्हें बचा लूं। फिर चैनमू उस लड़की के पास आकर कहता है, बेचारी लड़की, बेशक हम तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर हमारे पास ब्रेन जरूर है। उधर क्लैटी गुस्से से कहती है कि हमें स्टूपिड कहना बंद करो और गुस्से में अपने लॉकेट की पावर का इस्तेमाल करके एक नई पावर में आ जाती है। सब सहम कर पीछे हटते हैं और क्लैटी पर फायरिंग करने लगते हैं, मगर वो इतनी पावर में होती है कि अपने एक हाथ से तमाम फायर्स को रोक लेती है और एकदम से उनके पास आ जाती है और उन पर वार करती है और फिर तलवार नीचे गिरे चैनमू की गर्दन पर रखती है। तो चैनमू उससे कहता है, हाय हेरोनिक, मेहरबानी करो, मुझे मत मारो, मुझे मालूम है मैं गलत था। फिर क्लैटी जाते जाते वोवो को फिर से कंट्रोल करती है और कहती है, चलो मुझे एयरपोर्ट लेकर चलो। चैनमू कहता है, रुको लड़की, एयरक्राफ्ट तो है मगर वहाँ तुम्हारे किसी काम का नहीं है। सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, वो एयरक्राफ्ट जो कि मैंने रिपेयर किया है वो अभी भी डिफेक्टिव है, तुम इसे इस्तेमाल में नहीं ला सकती, मुझे साथ ले चलो, मैं इसे ठीक कर दूंगा तुम्हारे लिए, फिर तुम इसका इस्तेमाल कर लोगी। अगर तुम मुझे छोड़कर जाती हो तो ये तुम्हारा नुकसान है, तुम्हें मुझे ढूंढने वापस आना पड़ेगा। आफ्टर ऑल इस पूरे वाइट लैंड में मैं इकलौता मैकेनिक हूँ। ये सुनकर क्लैटी अपनी थ्रोन एनर्जी से उसे उठाकर अपने पीछे बाइक पर बिठा लेती है। उधर बॉक्सर कहता है कि रुको, चैनमू को कहाँ लेके जा रही हो, मगर क्लैटी वहाँ से चली जाती है। उधर बॉक्सर, कमांडर और बाकी रोबोट जमीन के साथ चिपके पड़े रहते हैं अपने ही क्रिएट की हुई ग्रेविटी की वजह से। कमांडर कहता है, हमें चैनमू के पीछे जाना होगा, मालूम नहीं वो पागल लड़की उसके साथ क्या करेगी। बॉक्सर कहता है, मगर पहले इस जमीन से अलग तो हो जाए, इस ग्रेविटी को खत्म करो। फिर वो इस गैजेट को उठाता है और वो जमीन पर गिरकर ब्लास्ट होती है। उधर हम देखते हैं कि चैनमू और क्लैटी कार पर जा रहे होते हैं जहां बॉक्सर के बारे में बात करते हैं। चैनमू कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि एयरपोर्ट के बेस पर ऐसे जाना खतरनाक होगा, हम पहले अपने आप को हाइड क्यों नहीं कर लेते। मगर क्लैटी बिना ध्यान दिए बाइक चलाती रहती है। चैनमू जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम सुन रही हो, मैं सच कह रहा हूँ। एकदम वहाँ कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर आ जाते हैं और क्लैटी तेज रफ्तारी से बाइक चलाने लगती है, फिर वो रुक जाती है। चैनमू घबरा कर कहता है, वो मॉन्स्टर हमारे पास आ गए हैं, तुम रुक क्यों गई हो। इतने में तलवार निकाल कर क्लैटी उन सब मॉन्स्टर्स को गिरा देती है
ये सीन देखकर चैनमू कहता है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी पावरफुल हो। आज से मैं तुम्हें किंग कॉन्गस्वर्ड कहकर बुलाऊंगा। मगर क्लैटी गुस्से में आकर कहती है कि मुझे डशेस क्लैटी कहकर बुलाओ, समझ गए, वरना खामोश रहो और कुछ मत कहो। फिर चैनमू भागकर अंदर जाता है और वहाँ से एक क्राफ्ट को निकालता है और उसे रिपेयर करने लगता है। क्लैटी पूछती है कि इसे रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा। चैनमू बताते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ पुराने पार्ट्स को तब्दील करना पड़ेगा, इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं। क्लैटी कहती है, मैं तुम्हें 1 दिन देती हूँ इसे ठीक करने के लिए। चैनमू बोलता है कि मैं कोई गॉड हूँ, क्या तुमको एक फिंगर से सब ठीक कर दूं? मगर मैं एक इंसान हूँ। मगर क्लैटी इसकी बात पर ध्यान नहीं देती और 1 दिन कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉक्सर और कमांडर भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। तो कमांडर कहता है कि बॉक्सर, इसकी स्पीड बढ़ाओ, हमें जल्द से जल्द चैनमू के पास पहुंचना होगा। हम कुछ ही दूरी पर है, 800 मीटर की दूरी पर मुझे नजर आ रहा है। मगर बॉक्सर कहता है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर चैनमू, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने मेरे दोस्त, और बाइक की स्पीड को बढ़ा देता है। इतने में कुछ मॉन्स्टर्स उनका पीछा करने लगते हैं। बॉक्सर इन फ्लाइंग मॉन्स्टर से बचने के लिए एकदम रुककर फिर से स्पीड को बढ़ा देता है। मगर बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो बाइक के साथ जाकर एक ऑब्स्टेकल से टकराते हैं और गिर जाते हैं। उधर क्लैटी आकर उनके पीछे मॉन्स्टर्स को मार गिराती है और कहती है, वेल, मुझे फ्री के मजदूर मिल गए। और फिर वो सब चैनमू के साथ काम करने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि बॉक्सर अंदर आकर चैनमू की मदद करता है और फिर उसे कहता है कि तुम इस शी डेविल से बात करो, अगर कर सकते हो तो हम इसके नौकर नहीं हैं और ना ही इससे हमारा कोई लेना देना है। जो तुम इसकी हेल्प कर रहे हो, हमसे मजदूरों की तरह काम करवा रही है। यहाँ फिर चैनमू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर एयरक्राफ्ट को ठीक करने आया हूँ? ये मुझ पर है कि मैं इसे कब तक और कितनी जल्दी ठीक करूँ। हम इस टाइम को फायदा उठा सकते हैं। बॉक्सर उसकी बात को समझकर खुश हो जाता है और कहता है, पहले क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारा प्लान है? आप बताओ, हम और तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जिस पर चैनमू कहता है कि मुंह बंद रखो और हाथ चलाओ। बस इतने में क्लैटी वहाँ आ जाती है और कहती है, मुझे यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढने जाना है, तुम मेरे साथ चल सकते हो क्या? मगर चैनमू कहता है कि कमांडर को इस एयरक्राफ्ट के लिए कुछ अहम और यूजफुल हिस्से मिले हैं, मुझे इनके साथ वो कलेक्ट करने जाना है, लिहाजा मैं चलता हूँ, बाय। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लॉक क्रिस्टल टावर का अंदरूनी मंजर दिखाया जाता है। वहाँ ट्यू और उसके साथी दाखिल होता है। अनजान लोगों को देखकर अचानक से वहाँ सेंसर ऑन हो जाते हैं और उन पर फायरिंग होने लगती है। मगर वो रोबोट यानी कि ट्यू को हाइड करते सेव कर लेता है और फिर एक अटैक करके उन गन्स को तबाह कर देता है। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और टावर के पास जाकर एपिक्लोव से ट्रेसिंग करने लगते हैं, मगर परमिशन ना होने की वजह से वो एक्टिवेट नहीं होता। फिर ट्यू कहती है कि मैं बैक ट्रेसिंग करती हूँ, तुम अभी 50% अपनी एनर्जी मिलाओ। और फिर रोबोट अपनी एनर्जी को उस एपोक्लाइप्स पर डालता है और वो एपोक्लाइप्स अचानक से रोटेशन करने लगता है। फिर अचानक वहाँ एक रेड सर्कल बन जाता है और ट्यू को वहाँ सब कुछ नजर आने लगता है कि वहाँ टावर में कौन कौन आया है और किसने क्या क्या किया है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेरी कमांडर को बताता है कि कुछ अननोन एनर्जी हमारे एपोक्लिप्स को अप्रोच कर रही है, जल्दी चलें कंट्रोल रूम में। और हम देखते हैं कि फ्लाइंग डिमॉन्स और बहुत सारे मॉन्स्टर्स इन पर हमला कर रहे होते हैं और उनको प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ रहे होते हैं ताकि स्पेसशिप तक पहुंच सके। और वहां से बहुत सारे बड़े बड़े ब्लास्ट होते नजर आते हैं और फिर बेतहाशा फायरिंग होती है। कमांडर फिर फेरी से कहता है कि अपने शील्ड्स को और स्ट्रॉन्ग करो, मगर फेरी बताते हैं कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं और हमारी शील्ड को मुसलसल क्रैक कर रहे हैं और अब तो हमारी सॉइल फायर को आउटपुट भी आरामद नहीं है। और फिर एकदम से ब्लास्ट होता है और फेरी गिर जाता है और ये ब्लास्ट स्पेसशिप को डिफेक्टिव कर देता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैनमू जो न्यू पार्ट्स इंस्टॉल करता है वो कारआमद साबित होते हैं और चैनमू खुशी से कमांडर से कहता है कि यू आर ग्रेट, आप जो पार्ट्स लेकर आए हैं वो बहुत आला है, हमारे काम आएंगे, ये चल गया है। फिर कमांडर उसे दिखाता है कि ये देखो, मुझे एक और चीज मिली है, शायद ये तुम्हारे काम आए। चैनमू देखकर कहता है, वाओ, ये तो एक फ्लाई बोर्ड है, वाओ अमेजिंग। और फिर चैनमू इस पर सवार होकर चेक करता है और कहता है ये तो रॉकेट बोर्ड से भी बेटर है। और वो बताता है कि इस लड़की से बच निकलने के
49.3% चांस है कि हम इस क्राफ्ट को जल्दी ठीक कर सके। इतने में बॉक्सर इतने फर्स्ट दिखाता है कि मैं फिर से एक चैंपियन के जैसा फील कर रहा हूँ। फिर उसको चैनमू कहता है कि जाकर मोटेंस इकट्ठे करो और इस शी डेविल के आने से पहले, और फिर बॉक्सर बाहर चला जाता है ये कहते हुए कि अब एस्केप का प्लान शुरू होगा। वाओ, मजा आएगा। फिर हम देखते हैं कि क्लैटी वहां आकर चैनमू से पूछती है कि काम कहां तक पहुंचा है, तो चैनमू बताता है कि अभी कुछ पार्ट्स का इकट्ठे करने में टाइम लगेगा, मगर तुम फिक्र न करो, जैसे ही ये हो गया तो मैं फौरन इसे काम शुरू कर दूंगा। फिर चैनमू उस लड़की से पूछता है कि जब ये एयरक्राफ्ट ठीक हो जाएगा तो इसे लेकर तुम कहां जाओगी। क्लैटी बताती है कि मैं यहाँ से हाईलैंड ऑफ डस्क जाऊंगी। सवालिया अंदाज में पूछता है कि ये जो तुमने लॉकेट्स का पेयर पहना हुआ है ये किसका है। मेरा मतलब है कि हमारी अर्थ पर तो ये बैजेस या तो लवर्स पहनते हैं या फिर रिलेटिव्स। मुझे लगता है कि तुम अपने लवर को ढूंढ रही हो, मतलब बॉयफ्रेंड को डार्लिंग। तुम थ्रोन्स अपने लवर्स को क्या कहकर बुलाते हो? क्या ये पॉसिबल है कि तुम एक पोर से शादी करो? यहाँ क्लैटी को गुस्सा आता है और वो अपने पावर से तलवार निकालकर चैनमो के गर्दन पर रखती है और उसे कहती है शट अप, मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, तुम चुपचाप अपना काम करो। अगर तुमने एक भी लफ्ज और बोला। इतने में हम देखते हैं कि बॉक्सर बाहर से हेल्प चिल्लाता हुआ अंदर आता है, क्योंकि उसके पीछे ग्रैंड मॉन्स्टर्स लगे होते हैं। क्लैटी ये देखकर अपने थ्रोन रूप में आ जाती है और इन तमाम डेमंस और मॉन्स्टर्स को मार गिराती है। इतने में चैनमू उधर बॉक्सर से कहता है कि हमारी एयरक्राफ्ट अब तैयार है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। बॉक्सर पूछता है कि क्लैटी का क्या होगा, तो चैनमू कहता है कि वो एक थ्रोन है, खुद ही निपट लेगी, इसकी फिक्र ना करो तुम। फिर वो एयरक्राफ्ट की सीट पे बैठता है और कमांडर से पूछता है कि क्या हुआ, क्या हम टेक ऑफ कर सकते हैं? अब तो कमांडर बताता है कि हमारा एयरक्राफ्ट बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। इतने में क्लैटी आती है और पूछती है कि और कितना टाइम लगेगा इसे स्टार्ट करने में, तो चैनमू से कहते हैं कि 5 मिनट और लगेंगे। फिर क्लैटी इन मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है और उधर दूसरी तरफ चैनमू अपनी क्राफ्ट को स्टार्ट करके टेक ऑफ कर जाता है और क्लैटी बेचारी वहीं रह जाती है इन मॉन्स्टर्स के दरमियान अकेली व्हाइट लैंड में। रास्ते में सब देखते हैं कि ढेर सारे मॉन्स्टर्स एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर चैनमू परेशान हो जाता है, कहता है ये तो बहुत ज्यादा फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हैं, इवन के एक थ्रोन भी उन तमाम से अकेली नहीं लड़ सकती। मेरे ख्याल में हमें वापस एयरपोर्ट जाना चाहिए। मगर कमांडर कहते हैं कि हम उस दिन के लिए 235 दिनों से तैयारी कर रहे हैं, एक थ्रोन के लिए आज हम सब बर्बाद कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें असली प्लान के साथ ही चलना चाहिए। मगर चैनमू बहुत उदास और फिक्रमंद नजर आता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थ्रोन अकेली इन मॉन्स्टर से लड़ रही होती है कि इतने में वहाँ एकदम फायरिंग होने लगती है। ये फायरिंग उन मॉन्स्टर्स पर चैनमू अपने एयरक्राफ्ट से कर रहा होता है। फिर सब मिलकर वहाँ उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। चैनमू से कमांडर कहता है कि तुम और वो जाकर कंट्रोल टावर का एक पावरफुल सिस्टम को एक्टिवेट करो। जैसे ही चैनमू अपनी फ्लाई बोट पर सवार होकर टावर की तरफ जाने लगता है तो बहुत से मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाते हैं। चैनमू फिर वोवो को जोर से टावर के अंदर फेंकता है और उसे सिस्टम एक्टिव करने को कहता है और खुद को टावर के इर्द गिर्द इन फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को उलझा कर रखता है। चैनमू को अकेला देखकर क्लैटी उसके पीछे टावर में चली जाती है। फिर वो एक्टिवेशन बटन दबाकर चैनमू के पास आ जाता है। चैनमू वहां से जाने लगता है, मगर एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, जिस वजह से वो फिर से टावर के अंदर गिर जाता है और चैनमू नीचे जमीन पर। मगर बॉक्सर और कमांडर वहां नीचे चैनमू को बचा लेते हैं और फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे टावर के पास मौजूद मॉन्स्टर मर जाते हैं। मगर चैनमू जोर से वोवो का नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन क्लैटी ने वोवो को बचा लिया होता है। क्लैटी के साथ वोवो को महफूज देखकर चैनमू मुतमईन हो जाता है। मगर इतने में हम देखते हैं कि ग्रैंड मॉन्स्टर वहां आ जाता है, जिसके ऊपर कोई सवार होता है। वो आदमी वहां एक छड़ी क्लैटी की तरफ फेंकता है, जिसके लगने से क्लैटी एकदम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सब भागकर इसके पास जाते हैं और कमांडर और गोश्त, रोबोट और मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर कमांडर जल्दी से सेफ रूट का सर्च करके चैनमू से कहता है कि वहां जाओ उस तरफ जहां वो शिप सी है, और रोबोट से कहते हैं कि चैनमू को कवर अप करो। चैनमू बेहोश क्लैटी को उठाकर जल्दी से वो और बॉक्सर के साथ उस जगह भागता हुआ जाता है जिधर कमांडर ने कहा होता है। वहां पहुंचकर चैनमू कहता है कि ये आखिरी एयरक्राफ्ट है, हमें इसे जल्दी से ठीक करना होगा। अब ये हमारी लक पर है कि आगे हमारे साथ क्या होगा।
इतने में क्लैटी को होश आ जाता है, मगर हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी से एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। कमांडर इस पर फायर कर रहा होता है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो अपनी छड़ी को एम करके रोबोट की तरफ फेंकता है, जिससे रोबोट के पीसेस अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ सब तबाह हो जाते हैं। सब गिरकर रोबोट के पार्ट्स और पत्थरों को नीचे दब जाते हैं। वो कोशिश करता है कि कमांडर को इन पार्ट्स के नीचे से निकालने की, मगर वो नाकाम रहता है। इतने में क्लैटी उठकर आती है, उस आदमी पर वार करती है, मगर वो आदमी एक थ्रॉन मॉन्स्टर बन चुका होता है, जो कि और कोई नहीं क्लैटी के अंकल यॉर्क होते हैं। वो क्लैटी को उठाकर फेंकता है। उधर बॉक्सर उठ खड़ा होता है, उसके बाजुओं में जैसे बिजली सी नजर आती है और वो यॉर्क पर पंचेस की बरसात कर देता है, मगर इस एवल मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर एकदम बॉक्सर का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर चैनमू जज्बाती हो जाता है और गुस्से से यॉर्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में बॉक्सर के गले का लॉकेट अचानक चैनमू से टकराता है और वो एक थ्रॉन में तब्दील हो जाता है। फिर वो मार मार कर यॉर्क को अधमुआ कर देता है। क्लैटी भागकर चैनमू के पास आती है और समझती है कि शायद मेरा भाई आ गया, मगर थ्रॉन इसे नॉर्मल होते हुए चैनमू को देखकर वो मायूस हो जाती है और कहती है ये मेरा भाई नहीं चैनमू है। फिर वो यॉर्क से पूछती है कि मेरा ब्रदर कहाँ है, मगर इससे पहले कि यॉर्क कुछ बताता वो मर जाता है, जिसे देखकर क्लैटी मायूस हो जाती है। फिर चैनमू को बेहोश देखकर क्लैटी कहती है कि तुम्हें जल्दी से इसका इलाज करना होगा, वरना ये मर सकता है। कमांडर मेरे साथ चलो, टाइम कम है। वहाँ से जाते में इतने ही हम देखते हैं कि चैनमू रास्ते में क्लैटी को एरोक्राफ्ट से निकाल देते हैं और कहते हैं हम फिर कभी मिलेंगे, थ्रॉन बाय बाय। गुस्से में क्लैटी को चैनमू को गाली देती है और जमीन पर गिरते ही थ्रॉन रूप में आकर फाइट करती है। मॉन्स्टर है। सीन तब्दील होता है। हम देखते हैं कि कमांडर और चैनमू किसी अनजान अंधेरी जगह होते हैं, जो कि एक रूम जैसी होती है, ताकि वहाँ कुछ पार्ट्स इकट्ठे करके क्राफ्ट को डैमेज जगहों को रिपेयर कर सके। अचानक वहाँ एक बॉक्सिंग रिंग बन जाता है। चैनमू के इर्द गिर्द और बहुत से ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स इस पर हमला कर देते हैं। वो उनका सामने करते हैं और जल्दी से उनको चकमा देकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहीं बाहर उनको बॉक्सर अधूरी हालत में मिल जाता है। इसे देखकर चैनमू का चेहरा खिल उठता है और फिर वो बॉक्सर को अपने कुछ टूल्स की मदद से रिपेयर करता है, मगर बॉक्सर के होश में आते ही वो चैनमू को धक्का दे देता है। तब चैनमू को मालूम होता है कि ये तो कोई ओवैसा यानी हमारे लिए बॉक्सर का भाई है। फिर वो दोनों बातचीत करने लगते हैं और अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। ये वाला बॉक्सर कहता है कि तुम हो चैनमू, मेरे अस्वा के भाई। जैसे दोस्त इतने में चैनमू की आंख खुलती है। वो ये सब ख्वाब देख रहा होता है बेहोशी की हालत में। होश में आते ही वो उसे बताता है कि बॉक्सर और रोबोट बुरी तरह डैमेज हुए हैं। क्लैटी फिर चैनमू के पास आती है, मगर चैनमू उसे धक्का देकर कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जिम्मेदार हो। फिर मैं सच में क्लैटी को क्राफ्ट से निकालकर नीचे फेंक देता है। इतने में हम देखते हैं कि जमीन पर गिरते ही क्लैटी का सामना जेरी जू से होता है, जिसे उसे देखते ही उस पर हमला कर देती है और हमले के बाद वो क्लैटी का लॉकेट लेती है। तो उसे मालूम होता है कि ये एक प्रिंसेस है और जिसे वो ढूंढ रही है। वो क्लैटी के साथ का वो क्लैटी से चैनमू के बारे में पूछती है, मगर क्लैटी को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। फिर वो लड़की सॉरी बोलकर क्लैटी को छोड़ देती है और कहती है मैं किसी और को ढूंढ रही हूँ, गलती से आपको पकड़ लिया, अब आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं। क्लैटी उठती है और उसके करीब आकर पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई से मिली थी? मैं यहाँ उनके लिए आई हूँ। वो लड़की बताती है कि आप जैसा कि आप देख रही हैं, कार्लिना मुकम्मल तबाह हो चुका है। ये सब एक्सिक्यू कलाना की वजह से हुआ है। वो नोहारा स्टार की एल्यूनेशन की वजह से एरोडेड हुआ है। अगर आप उनको बचाना चाहती हैं तो वही इंसान जिससे आप मिली थी अर्थ वाले से, वही की से अब सब भी इसी अनजान पावर ही चाबी से सब चीजों की। इतने में चैनमू की स्पेसशिप पर हमला होता है। वो गिर जाती है। वहाँ कमांडर जो कि क्लैटी को ढूंढ रहा था, वो आकर चैनमू और उसके दोस्त को बंदी बना लेते हैं और उसे सवाल जवाब करते हैं। चैनमू बताता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो हम उसे नहीं जानते, अलबत्ता वो लड़की हमारे साथ जरूर थी जिसको हमने रास्ते में एक जगह जमीन पर फेंक दिया। तो वो पूछता है कि तुमने उसे कहाँ फेंका है। उधर उसके साथ मौजूद लड़की गुस्से से कहती है कि हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, हम कमांडर के सर पर कुछ पावर इस्तेमाल करके उसे मार देती। चैनमू रोते हुए अफसुर्दा लहजे में कहता है कि मुझे जो भी मालूम था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया।
फिर तुमने क्यों उसे मार दिया था? और अचानक से चैनमू गुस्से से आग बगोला हो जाता है और फिर उसका रूप बदल जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर चैनमू सबको गुस्से में मारने लगता है, मगर एक जेंट गार्ड इसे काबू कर लेता है और मारने वाला होता है कि इतने में वहाँ ज्यू और क्लेटी आ जाते हैं और बताते हैं कि बेकसूर है। मगर वहाँ मौजूद लड़की गुस्से से कहती है कि ये फैमिली बेकसूर नहीं है, ये लोग इनोसेंट नहीं है। फिर ज्यू कहती है कि केलिना और उसका खानदान बेकसूर है, मैं ये साबित कर सकती हूँ। लीडर, क्या आप मुझे होली एपोक्लिप्स की किताब देंगे? काइंडली। वो पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो? आखिर फिर ज्यू बताती है कि मुझे कुछ रेवोल्यूशंस मिले हैं। वो लीडर इसे होली एपोक्लिप्स देता है, जिस पर कुछ पावर का इस्तेमाल करके ज्यू उसे चैनमू के पावर्स और बॉडी से लिंक करती है। फिर देखते देखते चैनमू की बॉडी से तमाम एनर्जी उस बुक के में ट्रांसफर हो जाती है। चैनमू एक नॉर्मल इंसान की शक्ल में जमीन पर गिर जाता है। फिर जो बुक को लेकर वहां से जाती है। जल्द ही मैं नेहोरा स्टार के राज भी पता लगा लूंगी। अब मुझे कोई रिसर्च करनी है। फिर क्लेटी उस आदमी से अपने भाई के बारे में पूछती है। वो कुछ बता ही रहा होता है कि ज्यू वापस आकर कहती है कि मुझे फाइनली सब कुछ सच मालूम हो गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एपोक्लिप्स की लेंथ बहुत टाइम से थ्रोन में सर्कुलेट कर रही है और ये वो चीज कि जो दुनिया भूल चुकी है। हम थ्रोन पीपल इस थ्रोन लैंड में पैदा हुए हैं। हमें एक पावर मिली है इस यूनिवर्स से। फिर फेरी कहता है कि गॉड, हमने थ्रोन्स को चुना है तमाम स्पिरिट्स के लीडर्स बनाने के लिए, ताकि हम यूनिवर्स को संभाल सकें। ज्यू कहती है कि हम पता लगाने में नाकाम रहे कि आखिरकार हमारे सोल फायर पावर्स कहाँ आती है और ये क्यों है। मगर अब बहुत सी किताबें पढ़ने और रिसर्च करने के बाद हमें मालूम हुआ है कि ये सोल फायर पावर कहीं न कहीं फ्लेम मैन से जुड़ी हुई है। ऐसे ही मजीद कई पुरानी बातें ज्यू उनको बताती है, जो कि उनके एशियंट से जुड़ी होती है, जिससे तमाम राज खुलते हैं। फिर ज्यू उनको बताती है कि हमारे लोगों ने एबीएस नाम के इन शैतान को कैद किया था आर्न प्लेनेट पर। इसके गिर्द एक शील्ड बनाकर अब वो शील्ड खत्म होती जा रही है और एबीएस अब जाग चुका है और फिर वही है जो कि तमाम दुनिया का साझा दुश्मन है। मगर हमारे बिस्क भी इनसे बाखबर थे, इसलिए उन्होंने एपोक्लिप्स हमारे लिए छोड़ गया ताकि हम इनको इस्तेमाल करके फिर से एबीएस को कैद कर सके। यहाँ क्लेटी कहती है कि मतलब मेरा भाई भी एबीएस से इन्फेक्टेड हुआ था। मगर ये बात समझ नहीं आई कि ये एपोक्लिप्स इस इंसान चैनमू के पास क्या कर रहा था, जबकि ये तो थ्रोन भी नहीं है और ना ही इसे कुछ मालूम है हमारे बारे में। तो ज्यू बताती है कि एपोक्लिप्स को रिटेन रहने के लिए एक कैरियर की जरूरत होती है और चैनमू वही कैरियर है। सीन तब्दील होता है और हम देखते हैं कि वो तमाम लोग एक बेस पर होते हैं और कुछ गार्ड मिलकर एक शील्ड को बनाते हैं जो कि इस बेस को प्रोटेक्ट करेगी। फिर हम आगे देखते हैं कि चैनमू बेहोश पड़ा होता है और क्लेटी उसकी देखभाल करती है। साथ वो सब कुछ याद करती है जो कुछ पहले हो चुका था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, मगर चैनमू बेहोश पड़ा रहता है। फिर उसे होश आता है और उठकर जाने लगता है। क्लेटी उससे पूछती है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो चैनमू कहता है कमांडर को ढूंढने, और फिर वो गिर जाता है। तो क्लेटी उसे कहती है इसमें बहुत खतरा है। जैसे ही क्लेटी उसे उठाने लगती है तो चैनमू उसके हाथ को झटकता है और कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। क्लेटी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और चैनमू वहीं नीचे बैठा सर पर हाथ रखकर सोचने लगता है कि कमांडर असावा दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए और मैं उन्हें बचा नहीं सका। आई एम सॉरी, और रोने लगता है। इतने में वहाँ कमांडर आकर उसे सैल्यूट करता है और कहता है कमांडर हाजिर है, और चैनमू वहाँ उनको देखकर खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें केलिना और ब्रदर को देखते हैं। केलिना एक जगह बैठी रो रही होती है और उसके पास बहुत से एबल्स होते हैं जिन्होंने उसे बंदी बना रखा होता है। उनमें से एक केलिना से कहता है कि तुम रोना बंद करो, वरना इतने में वहाँ ड्यूरन की एंट्री होती है। वो सब लोगों को मार गिराता है और केलिना के पास जाता है जो रो रही होती है। केलिना उसे बताती है कि अंकल यॉर्क पर शैतान का असर हो गया था। मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, मगर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मैं उनको मिस करूंगी।
वो जैसे भी थे मेरे अंकल थे और आप भी हमेशा बिजी रहते हैं। मेरी माँ भी मर चुकी है, मैं अब किसके सहारे रहूंगी। तो ड्यूरन उसके सर पर हाथ रखकर शफकत से कहता है, रोना बंद करो, क्या हुआ, तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारा ये भाई अभी जिंदा है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जब मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास होऊंगा, आई प्रॉमिस। फिर ड्यूरन उसे गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है और उसे कहता है कि चाहे फ्यूचर में जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर यहाँ क्लेटी अपने ख्वाब से बाहर आती है और अपने भाई की याद में रोती है। फिर हम मिस्टर स्यू के साथ कैप्टन को देखते हैं, जहाँ कैप्टन पूछता है कि मिस्टर सू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मिस्टर सू कहता है कि मैं यहाँ कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। कैप्टन पूछता है कि आप तो बस वार के टाइम जाते हैं, मगर अब तो कोई वार नहीं है, फिर बाहर क्यों। मिस्टर सू बताता है कि मुझे जरूरी काम करने हैं, शायद मैं कभी वापस ना आऊं। ये बात सुनकर कैप्टन परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये अल्फाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, मगर मिस्टर सू कहता है तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है, तुम मत भूलो कि तुम एक कैप्टन हो, तुम पर जिम्मेदारी है, मैं अकेला जाऊंगा और ये मेरा हुक्म है जो तुम्हें मानना होगा। फिर कैप्टन कहता है दखल अंदाजी के लिए सॉरी। फिर मिस्टर सू कहता है याद रखना, अपने दिल की सुनना, हमेशा यकीन रखना, खुद पर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे भी हों, तुम बस खुद पर भरोसा रखना और हालात का सामना करना। मुझे यकीन है कि तुम संभाल लोगे और मुझसे अच्छे कैनाइट साबित होगे और क्लैटी का ख्याल रखना। ये कहकर मिस्टर सू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और एक पोर्टल में जाने को कहता है, जिसके जरिए वो ड्यूरन तक पहुंच सकेगा। फिर सब उस पोर्टल में एंटर हो जाते हैं, जहां दूसरी तरफ के निकलने ही वो एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं मॉन्स्टर्स की दुनिया। वहां जाते ही वो सब मॉन्स्टर्स से लड़के अलग जाते हैं। वहां क्लैटी का भाई भी होता है जो उन पर हमला करता है। वो अभी भी इस एबियस के कब्जे में होता है, अभी भी वो एवल्स के जैसे बिहेव कर रहा होता है। इसके हमले तो रोकते हुए जूही और कैप्टन उसे रस्सी में जकड़ लेते हैं। क्लैटी उसे देखकर वहीं रोने लगती है, मगर ड्यूरन अपने इवल पावर को एनहेंस करता है और रस्सी को तोड़ डालता है, जिससे सब गिर जाते हैं और ड्यूरन वहां से भागकर जाने लगता है। तो ज्यू उसे रोकती है, मगर ड्यूरन ज्यू पर हमला करके उसे घायल कर देता है। फिर ज्यू को रोबोट के ड्यूरन से फाइट होती है और वहाँ मौजूद तमाम रोबोट्स इस रोबोट को जकड़ लेती है। ड्यूरन उस पर बड़े से पत्थर से हमला करता है। फिर हम देखते हैं कि ज्यू जल्दी से उस हॉली बुक को निकालती है और अपनी पावर से इस्तेमाल करने लगती है और वहां से पॉजिटिव स्पिरिट्स को मदद के लिए बुलाती है, ताकि पॉजिटिवनेस से अबेस को फैलाया हुआ जादू खत्म हो सके। उधर रूट्स पीछे से ज्यू पर हमला करते हैं, मगर क्लैटी जल्दी से ज्यू के गिर्द प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है और ज्यू अपना काम जारी रखती है। फिर हम देखते हैं कि गॉड रोबोट अपनी पावरफुल तलवार से हमला करके ड्यूरन के आर पार कर देता है, मगर इवलनेस इतनी ज्यादा होती है कि उस पर तलवार कोई असर नहीं करती। फिर ड्यूरन अपनी पावर को फिर से इनहेंस करता है और हर तरफ से ग्रीन इवल रेज निकलने लगती हैं, जो इतनी पावरफुल होती हैं कि ट्यू की तमाम कोशिश नाकाम हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है और ये तमाम रेज को ड्यूरन जज़ब कर लेता है और एक जेंट इवल में बदल जाता है और कहता है कि मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है और ये जेंट इवल बस ड्यूरन के इशारों पर चलता है। फिर वो हॉली गैजेट से पॉजिटिव रेज निकलकर ड्यूरन को हिट करती हैं। फिर वो अपने ख्यालों में गुम हो जाता है, कभी इवलनेस उस पर हावी हो जाती है तो कभी पॉजिटिव एनर्जी उसे पिछली जिंदगी याद करवाती है और क्लैटी का ख्याल आने लगता है। कुछ देर की कश्मकश के बाद पॉजिटिव एनर्जी उस पर हैवी होने लगती है और उसे वो वक्त याद आता है कि मैं जब घर से एपोक्लिप्स के लिए निकला था, उस वक्त मेरे वालिद ने कहा था कि इस एंटायर लैंड की जिम्मेदारी हम पर है और मैं बहन से वादा भी किया था कि मैं जल्द लौट कर आऊंगा और तुम्हारी शादी करूंगा। इतने में क्लैटी आगे बढ़कर ड्यूरन का हाथ पकड़ लेती है और उसकी पॉजिटिव एनर्जी से उसका भाई नॉर्मल हो जाता है। वो खुशी से कहती है, ब्रदर, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। मगर ड्यूरन की बॉडी का कलर तब्दील होने लगता है। वो कहता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पर सब ट्रैप्स हैं, और फिर उठकर जाने लगता है। फिर क्लैटी से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि कैप्टन, तुम क्लैटी को लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाओ, जल्दी से जाओ, सब ट्रैप हैं। फिर वो जल्दी से भागता हुआ पूरी एनर्जी से एक रेड गार्ड से टकरा जाता है और खत्म हो जाता है। उधर क्लैटी रोने लगती है
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनमू अपने सब साथियों के साथ वहां बेस से जाने लगता है। सीन तब्दील होता है जहां ट्यू उठकर खड़ी होती है और हंसते हुए सबको बताती है कि ये सब मैंने किया है, तुम लोगों पर हमला मैंने किया। वो मैं ही थी जिसने रॉयल फैमिली को मजबूर किया कि वो हॉली एपोकलिप्स मुझ तक पहुंचाए, और मैं ही थी जिसने ड्यूरन में नेगेटिव एनर्जी भरी और फिर उसी एनर्जी को छोड़ने को कहा, और फिर वो मर गया और तमाम एनर्जी उसकी सोल के साथ ही एपोकलिप्स में आकर मर्ज हो गई। मैंने ही एबियास का साथ दिया। उधर कैप्टन और बाकी सब तलवारें लेकर उस पर हमला करने को बढ़ते हैं, मगर ज्यू एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है जिससे टकराकर कैप्टन, क्लैटी और बाकी सब दूर जाकर गिरते हैं। फिर वो अपनी बॉडी और सोल को ट्रांसफर करने लगते हैं। इतने में वहाँ जेंट बहुत से मॉन्स्टर्स नमूदार होने लगते हैं। सब हैरानी से उनको देखते हैं। इतने में उधर दूसरी तरफ चेनमू अपनी गन लेता है और फ्लाई बोर्ड पर बैठकर उसे पोर्टल में चला जाता है, जिससे क्लैटी और बाकी सब दूसरी जगह गए थे। पोर्टल में जाते ही वो मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगता है और फिर एक मॉन्स्टर को उस पोर्टल के सामने लाता है और जोर से चिल्लाकर कमांडर को फायर करने को कहता है। पोर्टल के दूसरी तरफ से एक फायर आता है और मॉन्स्टर को मार गिराता है। कैप्टन हैरान होकर कहता है कि कौन है जिसने इसे मारा। फिर चेनमू जल्दी से क्लैटी की तरफ जाता है और एक बॉम्ब से तमाम मॉन्स्टर्स को मारता है। एक मॉन्स्टर पर फिर क्लैटी हमला करती है तो क्लैटी चट्टान से नीचे गिर जाती है। चेनमू जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने गिर्द लगे फॉर्म को एक्टिव कर लेता है, जिससे वो नीचे गिरते हैं मगर वो सेफ रहते हैं। फिर खाई से बाहर आने के लिए चेनमू कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करता है। फिर क्लैटी यहाँ से चेनमू से पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ बहुत खतरा है, तुम मर भी सकते हो। चेनमू कहते हैं कि ना मैं मरूंगा न तुम, और क्लैटी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है चलो साथ जिंदगी जीते हैं। क्लैटी उसका हाथ थाम लेती है और तमाम गहरी खाइयों से निकलकर ऊपर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज्यू एक फ्लाइंग सॉल बनकर उभरती है जो इस पर हमला करने आगे आता है। वो उनको हेपोटाइज करके अपना गुलाम बना लेती है और फिर एबियास के पास जाकर उससे कहती है कि मैंने सब आपके लिए किया है, प्लीज मुझे पावर दो कि मैं दुनिया पर राज कर सकूं और सबको आपके ताबे कर लूं। फिर वो सबको एक न्यू पोर्टल में भेजती है, मगर चेनमू और क्लैटी जो कि होश में होते हैं वो एक रस्सी को पकड़कर काफी देर खुद को संभालते हैं। क्लैटी चेनमू को अपने साथ देखकर सैंडी हो जाती है और पिछली चीजें बातें उसे याद आने लगती हैं। हम इधर रस्सी को पकड़ते पकड़ते चेनमू के हाथ से खून आने लगता है। क्लैटी ये देखकर खुद ही रस्सी को छोड़कर इसे ट्यू के बनाए हुए पोर्टल में गिर जाती है और चेनमू हैरानी से देखता है। फिर वो भी उसी रस्सी छोड़ देता है और पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर वो एक नई जगह जाकर गिरते हैं जहां रूट्स पाँव से क्लैटी को जकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है और चेनमू उसे बचाने के लिए भागता है। मगर फिर हम देखते हैं कि ज्यू फिर चेनमू को भी बस में करने की कोशिश करती है, मगर चेनमू उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके एक न्यू रूप में आ जाता है। फिर आगे सब जमीन पर अचानक गिरते हैं जहाँ चेनमू क्लैटी के पास भागकर जाता है। दूसरी तरफ ज्यू एक शी डेविल जेंट में बदल जाती है और कहती है कि चेनमू तुम तो वो हो जिसको गॉड बिस ने चुना है एज ए स्वेयर। चेनमू सबसे कहता है कि तुम ज्यू को सब मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं देख लूंगा। फिर चेनमू उड़ने लगता है और ज्यू डेविल से चेस करने लगती है और फिर आगे हम देखते हैं कि क्लैटी चेनमू को और लॉकेट देती है, उससे वो एक थ्रोन के जैसे बदल जाता है और पावरफुल हो जाता है। और फिर वो सब काफी देर वहाँ ट्यू से फाइट करते हैं। फिर चेनमू अचानक से अपनी तलवार ट्यू के सर पर मारता है और वो नीचे गिर जाती है, नीचे पानी में, जो कि इन्फेक्टेड होता है। मगर फिर वो बाहर निकल आती है और एक ट्विस्टर बनाकर सबको अपनी लपेट में ले लेती है, जिससे एसिड की तरह वो लावा चेनमू की अपर बॉडी को पिघला देता है और चेनमू अपनी असल हालत में आकर नीचे पानी में गिर जाता है गहराई देखकर। मगर फिर अचानक से वो पावरफुल बनकर वापस आकर ट्यू को मार गिराता है और सब सही सलामत घर चले जाते हैं। यहाँ खत्म होती है हमारी स्टोरी।